सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग बड़ी जोरदार तालियों से देवेंद्र फडणवीस जी का स्वागत करिए। इतनी मसरूफियत, इतनी व्यस्तता और इतने सारे पल पल पॉलिटिकल चेंजेस के बावजूद भी उन्होंने हमारे लिए समय निकाला। आपका बहुत आभार। थैंक यू, इट्स माय प्लेजर। थैंक यू वेरी मच सर। सर, पहले आपको कोट करता हूं, मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देते वक्त आपने यही कहा था। 2024 में क्या समंदर वापस लौट कर आने वाला है? समंदर लौट कर आएगा, सभी साथियों को लेकर आएगा। और मैं ऐसा मानता हूँ कि 2024 जो है ये महाराष्ट्र में और देश में एक नया इतिहास रचा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, एनसीपी, आरपीआई, ये जो एक बृहद अलायंस है हमारा, जिसको महायुति कहते हैं, ये पूरी मेजॉरिटी के साथ सरकार तैयार करेगी। तो मैं आपसे ये सवाल को थोड़ा सा ट्वीक करके पूछता हूँ, ये संदेश आपने किसको दिया था कि मैं वापस आऊंगा? ये मैंने जो संदेश दिया था विपक्ष के नेता के रूप में दिया था। जो लोग मेरे पीठ में खंजर घोंपने के बाद ये मानते थे कि देवेंद्र फडणवीस समाप्त हो गया, ये उनके लिए संदेश था कि मैं समंदर हूँ, लौट कर आऊँगा, और लौट कर आया। क्या हम ये समझे यहाँ पर जितने भी लोग हैं, इस सवाल का ये जो स्टेटमेंट था इसका अर्थ ये है कि मैं वापस आऊंगा और सीएम बन के आऊंगा? देखिए, सीएम बनना ये मेरी प्राथमिकता हो ही नहीं सकती। 5 साल मैं सीएम रह चुका हूँ, और थोड़ी देर पहले जो फिल्म थी उसमें छोटी गलती थी, 4 दिन नहीं 3 ही दिन का सीएम था मैं, आपने 4 दिन कह दिया। मैं 5 साल पूरा सीएम रहा हूँ, इसलिए अब सीएम बनना वगैरह कोई प्राथमिकता नहीं है। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार आए, ये प्राथमिकता है। एक बहुत बड़ा विकास का एजेंडा हमने शुरू किया है महाराष्ट्र को बदलने वाला, जो आप देख सकते हैं, जो ऑन ग्राउंड शुरू हो चुका है, उसमें खलल न पड़े। एक ऐसी सरकार आए जो उन कामों को बंद न करे, उसको चलता रहने दे, महाराष्ट्र को आगे बढ़ने दे, ये प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री बनना ये प्राथमिकता हो ही नहीं सकती। नहीं, लेकिन अगर ये बात है तो फिर लोकसभा के ऐसे नतीजे क्यों आए? देखिए, लोकसभा में तो एक फेक नैरेटिव चला था। पहले मैं आपके सामने लोकसभा के नतीजों को स्टैटिस्टिकली रखना चाहूँगा कि लोकसभा में जो महाविकास आघाड़ी है उनको मिले 43.9% और हमको मिले 43.6%। मात्र 0.3% से वो हमसे आगे रहे, लेकिन सीटों का बड़ा उलटफेर हुआ। इसके 2 कारण थे। एक था फेक नैरेटिव, जिसमें संविधान बदलेगा, आरक्षण जाएगा, इस प्रकार का नैरेटिव जो फैलाया गया, हम लोग उसको काउंटर नहीं कर पाए। शायद मैं ऐसा मानता हूँ कि महाराष्ट्र में हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में थे, इसलिए जिस ताकत के साथ उसको काउंटर किया जाना चाहिए था हमने नहीं किया। हमको लगा नहीं कि इतना असर करेगा, लेकिन उसका असर हुआ। हमारे खिलाफ लोग लामबंद हुए, और उसके कारण एक प्रॉब्लम हमारे सामने ये हुआ कि वोट्स का पोलराइजेशन हुआ। और दूसरा, महाराष्ट्र में एक वोट जिहाद भी हुआ। जिस वोट जिहाद में जिस प्रकार से धार्मिक स्थलों से लोगों को अपील की गई कि इस प्रकार से वोटिंग करो, अगर आप वोटिंग नहीं करोगे तो आप अल्लाह के साथ धोखा करोगे, अपने भगवान के साथ धोखा करोगे, इस प्रकार का जो अपील हुआ, तो उसका मैं केवल नमूने दाखिल आपको बताना चाहता हूँ कि धुले जैसी सीट, जिसमें एक लोकसभा में 6 विधानसभा आती है, 5 विधानसभा में 1,90,000 से हम आगे हैं, और मालेगांव सेंट्रल में 1,94,000 से हम पीछे गए, और 4,000 से हम सीट हारे। तो ये जो वोट जिहाद हुआ, ये दोनों चीज़ें थी। लेकिन अब परिस्थितियाँ क्या बदली है? पहली तो परिस्थिति ये बदली है कि फेक नैरेटिव ब्रेक हो चुका है। लोग ये जानते हैं कि संविधान बदलने वाला नहीं है, लोगों को पता है आरक्षण पर कोई खतरा नहीं है, और सबसे बड़ी बात, अपने हाथ में संविधान लेकर घूमने वाले राहुल गांधी अमेरिका में जाकर कहते हैं
कि आरक्षण को समाप्त करना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला वो बताते हैं और उनके ही नाना पटोले यहाँ आकर उसका समर्थन करते हैं। तो अब हमको लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये फेक नैरेटिव भी समाप्त हो चुका है। और वोट जिहाद के माध्यम से जिस प्रकार से एक सीट से एक लोकसभा खत्म की जा सकती थी, अब ऐसा नहीं हो सकता। अब एक सीट से पूरी लोकसभा या 6 सीट इन्फ्लुएंस नहीं की जा सकती। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जो परिस्थितियां तब बनी थी वो परिस्थितियां समाप्त हो चुकी है और अब मुझे पूर्ण आत्मविश्वास है कि हम लोग ये चुनाव जीतेंगे। उद्धव जी कहते हैं, आप वोट जिहाद का जिक्र कर रहे हैं, कि मदरसों की शिक्षकों की सैलरी बढ़ाना ये होता है वोट जिहाद। पहली बात तो ये है कि मदरसों में केवल धार्मिक शिक्षा न हो, वहाँ पर गणित सिखाया जाए, वहाँ पर साइंस सिखाया जाए और वहाँ अंग्रेज़ी सिखाई जाए, ताकि मदरसों में जो बच्चे पढ़ते हैं वो केवल धार्मिक शिक्षा न ले। इसके लिए ये स्कीम शुरू हुई थी। इस स्कीम के तहत एक प्रस्ताव हमारे कैबिनेट के सामने आया कि सभी प्रकार के शिक्षकों के जो मानधन है उसको बढ़ाया गया है, तो इसका भी बढ़ाया जाए। कैबिनेट ने उस पर विचार भी किया था, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, उस समय निर्णय होने के बाद हमारे ध्यान में यह आया कि अगर इसको बिना जांच के हम लोग कर दें तो आज कई मदरसे ऐसे, कई, मैं सब नहीं कहूँगा, कई मदरसे ऐसे हैं जहाँ जिहादी शिक्षा चल रही है। जो केवल मदरसे नहीं है, वहाँ पर जिस प्रकार से देश विरोधी तत्व चल रहे हैं। आपको ऐसे मदरसे मिले यहाँ? बिल्कुल है, सब जगह है। हम लोगों को कुछ इंटेलिजेंस भी उसका है, इसलिए हमारी सरकार ने उसको रोक दिया। उसका कोई जीआर नहीं निकला, उसको रोक दिया गया और हमारी सरकार ने तय किया है किसी भी हालत में ऐसा कोई निर्णय नहीं होगा। देखिए, हम धर्म के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहते। अगर बच्चे पढ़ना चाहते तो उनको हम पढ़ाएंगे, उसके लिए पैसा खर्च करना पड़े तो करेंगे, लेकिन उसके नाम पर जो जिहादी इस प्रकार की चीज़ें सिखाते हैं उनको सरकार का पैसा मिले, ये हमको नहीं चलेगा। इसलिए उसको रोक दिया गया है। चुनाव के बाद इसकी तफ्तीश होगी और जहाँ पर जिहादी शिक्षा होती है उनको कोई मदद नहीं मिलेगी। आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले नाना पटोले हमारे साथ थे, मैंने उनसे यही सवाल पूछा और उन्होंने एक काउंटर दिया। उन्होंने कहा बीजेपी हिंदू वोट बैंक का वोट जिहाद करती है, वो एक ऑल्टरनेटिव वोट जिहाद करती है, रिवर्स वोट जिहाद करती है। देखिए, पहले तो हिंदू इस शब्द के साथ जिहाद शब्द जुड़ता ही नहीं है, क्योंकि हिंदुत्व में जिहाद तो है ही नहीं। और हिंदुत्व का अर्थ क्या है? सहिष्णुता है। इस देश का हिंदू तत्व है, वो सहिष्णु है। इसलिए इस देश में हमारे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो भी महफूज रहते, वो भी यहाँ तरक्की करते। और आप ईमानदारी से अगर हमारे मुस्लिम भाइयों को पूछेंगे तो वो ये बताएंगे कि पाकिस्तान से ज़्यादा हम भारत में महफूज है, तरक्की कर रहे हैं, भारत में कोई डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ नहीं होता। तो मुझे ये लगता है कि यहाँ पर अगर जिस प्रकार का वोट जिहाद हमने देखा, ऐसा अगर हिंदू कभी करते तो शायद इस देश का चेहरा ही अलग होता। लेकिन हिंदू ये हमेशा सहिष्णु होता है। सहिष्णुता ये हिंदुत्व का प्रमुख तत्व है। इसीलिए ये देश सेक्युलर है, इसीलिए ये देश डेमोक्रेटिक है। हिंदुत्व के कारण ही सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी इस देश में जिंदा है। संजय राउत वो कहते हैं कि जब महाराष्ट्र में रहने वाले गुजरात के जो लोग हैं, गुजराती समुदाय के लोग हैं, वो बीजेपी को वोट करते हैं तो वो भी एक वोट जिहाद है। देखिए, पहले तो संजय राउत वगैरह इस लेवल के व्यक्तियों के वक्तव्यों को मैं जवाब नहीं देता। कोई मेरे लेवल का अगर व्यक्ति होगा तो उसके बारे में आप सवाल पूछिए। आखिर एक नेता ने भी अपनी लेवल तय करनी होती है ना, तो मेरे लेवल का कोई है तो पूछिए। आपने वोट जिहाद का जिक्र किया, क्या ये एक ही सिक्के का दूसरा पहलू है? वहां पर कहा जाता है बटोगे तो कटोगे, और यहाँ पर वोट जिहाद जिससे कि दूसरी तरफ यूनाइट हो जाए। क्या ये टर्म इसलिए कॉइन किया गया है कि वहां पर डिवीजन ना हो? नहीं, देखिए, बटोगे तो कटोगे, इसमें गलत क्या है? देश में अगर
कोई भी समाज, कोई भी कौम, ये अगर आपस में लड़ेगी, आपस में बटेगी, तो वो कटेगी। तो इसमें गलत कुछ नहीं है, जो सही बात है वो कही गई है। और मैं ऐसा कहता हूँ कि ये वोट जिहाद जो है, ये वास्तविकता हम लोगों ने देखी है। मैं तो महाराष्ट्र में आपको 8 लोकसभा के क्षेत्र ऐसे कहता हूँ कि जिन क्षेत्रों में वोट जिहाद के भरोसे ही कांग्रेस जीती, अदरवाइज कांग्रेस जीत ही नहीं सकती। तो अब क्या होगा? मैंने बता दिया। अब वो इसलिए सक्सेसफुल नहीं होगा कि आप 5 जगह जीतते हो और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी को काटते हो। अब ये 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी तो अलग हो गई, ये 5 जीतेंगे हम और 1 जीतेंगे वो, ये फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर हम वोट जिहाद की बात कर रहे हैं तो एक समुदाय विशेष की बात कर रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा वोट बैंक आपके एक सहयोगी दल अजीत पवार साहब को जाता है, लेकिन वो मटीरियलाइज नहीं हो पाया, हमने लोकसभा में देखा, और वो वोट कन्वर्ट नहीं हुए। ये कितना बड़ा कंसर्निंग फैक्टर है आप लोगों के लिए? हमारे लिए इसलिए कंसर्निंग फैक्टर नहीं है कि देखिए, हम पहली बात तो ये है कि माइनॉरिटीज़ की ओर वोट बैंक के रूप में नहीं देखते। हम सबका साथ सबका विकास इस तत्व पर चलने वाले लोग हैं। अपीजमेंट ऑफ नन, जस्टिस फॉर ऑल। कोई अपीजमेंट करता है तो हमको नहीं पसंद है। अगर कोई ये कहेगा कि मात्र केवल माइनॉरिटी का है इसलिए इसको आप ज़्यादा तवज्जो दो, ये हमको नहीं चलता है। आप सभी के लिए काम करो। अब मोदी जी ने इस देश में करोड़ों घर बनाए। आप देखिए, परसेंटेज वाइज अगर आप विचार करेंगे तो मुस्लिमों को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है। मोदी जी ने जो सारी योजनाएं लाई, माइनॉरिटीज़ को फायदा हुआ है। उसमें तो कहीं नहीं लिखा था मोदी जी ने कि केवल हिंदुओं को मिलेगा, माइनॉरिटीज़ को नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमारा तत्व बहुत सीधा है कि जस्टिस फॉर ऑल बट अपीजमेंट ऑफ नन। आपने कहा कि संजय राउत को आप अपने लेवल का नहीं मानते हैं, यहाँ पर कई लोगों ने ताली भी बजाई। उद्धव ठाकरे को आप अपने लेवल का मानते हैं? देखिए, उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री रहे हैं, एक बड़े नेता है, कभी कभी लेवल छोड़ देते हैं, ये बात अलग है, लेकिन ठीक। तो वो कहते हैं इस चुनाव में या तो आप रहेंगे या वो रहेंगे। देखिए, मैं आपको एक बात आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ कि कोई किसी की हस्ती मिटा नहीं सकता, और राजनीति में किसी को अगर समाप्त करना है तो केवल जनता कर सकती है। किसी नेता में ताकत नहीं है, दम नहीं है कि वो दूसरे का अस्तित्व समाप्त कर दे, दूसरे का वजूद खत्म कर दे। राजनीति में और डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में केवल जनता जिस समय चाहती है उस समय किसी को भी समाप्त कर सकती है। देखिए, मेरा ये सवाल पूछने के पीछे की वजह है वो सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स जो कि बड़े हैरान करने वाले हैं। वो कहते हैं खटमल है, मैं अंगूठे से कुचल दूंगा। आप कहते हैं मैं कारतूस हूं। तो ये कारतूस, खटमल, औरंगजेब, चुनाव में बहुत सारी चीजें आ रही हैं। नहीं, मैं तो कभी कभी जवाब दे देता हूँ, वैसे अक्सर जवाब देता नहीं हूँ, पर मैं अपनी तरफ से, देखिए, आप मेरा कोई भी भाषण निकालिए, मैं शालीनता के साथ बोलता हूँ, ठीक शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ, अपनी लेवल को छोड़ता नहीं हूँ। लेकिन कभी कभी ये होता है कि लोगों को जवाब न दो तो लगता है आदमी कमज़ोर है, तो कभी कभी अपनी ताकत का एहसास भी करवाना पड़ता है, इसलिए मैं करवाता हूँ। अभी हमने जो एवी चलाई उसमें आप कह रहे थे कि मुझे मामूली मत समझना, मैं कारतूस हूँ। तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि ये जो कारतूस है ये एग्जैक्टली किसको टारगेट कर रहा है? वहाँ पे 3 लोग हैं सामने। ये जो कारतूस है ना, ये उनकी करतूतों को टारगेट कर रहा है, करतूतों को, व्यक्ति को नहीं। ये करतूतों को टारगेट कर रहा है और ये MBA को टारगेट कर रहा है, व्यक्तियों को नहीं। अच्छा, वहां से आदित्य ठाकरे कहते हैं कि हमें हिंदुत्व सीखने की देवेंद्र फडणवीस जी से जरूरत नहीं है। हाँ, मैं उनको हिंदुत्व क्या सिखाऊंगा? आजकल वो हिंदुत्व ओवैसी जी से सीख रहे हैं, आजकल वो हिंदुत्व वो किस किस से सीख रहे हैं बताने की आवश्यकता नहीं है। वो समाजवादी पार्टी भी उनको हिंदुत्व सिखा रही है। जिन समाजवादी पार्टी के नेताओं ने राम मंदिर पर जिस समय हमारे कोठारी बंधु चढ़ रहे थे तो उनको गोली मार दी, कई कार सेवकों को मार दिया, अब उनसे हिंदुत्व वो सीख रहे हैं, अबू आजमी से। तो मेरी तो ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, मैं आपसे फिर से वो सवाल पूछता हूँ, क्योंकि जब ये चर्चा थी कि देवेंद्र जी यहाँ पर आ रहे हैं तो मैं वहाँ पर बैठा था, कई लोगों ने मुझसे पूछा कि ज़रा उनसे ये ज़रूर पूछेगा, और कई बड़े सीनियर जर्नलिस्ट ने मुझे मैसेज भी किया, मैं आपको सीरीज़ दिखा सकता हूँ कि उनसे सवाल ज़रूर पूछेगा कि
आपके महायुति का चेहरा कौन है मुख्यमंत्री के लिए? देखिए, जैसे ही महाविकास आघाड़ी अपना चेहरा घोषित करेगी, 15 मिनट में हम अपना चेहरा घोषित कर देंगे। और वो भी यही बात कहते हैं। अभी तो देखिए, हमारे लिए तो पक्का है, चुनाव के लिए गवर्नमेंट जा रही है, गवर्नमेंट के मुखिया तो मुख्यमंत्री होते हैं, एकनाथ शिंदे जी हमारे मुख्यमंत्री है, हमारी गवर्नमेंट के प्रमुख वो है, हमारे नेता वो है, इसलिए हमारे पास तो एक चेहरा है गवर्नमेंट का जो चुनाव के लिए जा रहा है। उनको पूछिए उनका चेहरा तो कौन आप है। ये कह रहे हैं कि वही चेहरा है और वो बाद में भी वही आएंगे? देखिए, इसके बारे में बहुत साफ शब्दों में इससे पहले भी मैंने बताया है कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसका जो फैसला है, चूँकि एकनाथ शिंदे जी उनकी पार्टी के अध्यक्ष है, अजित पवार जी उनकी पार्टी के अध्यक्ष है, तो ये दो पार्टियों के अध्यक्ष और मेरी पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड ये मिलकर तय करेगा कि कौन प्रमुख होगा। जो तय होगा उसके पीछे सारे सब लोग खड़े होंगे। एक तो आपने ये बताया, और एक जो मन में डाउट है वो ये है देवेंद्र जी, क्योंकि आप चाहते हैं कि ये पूरे क्लैरिटी हो जाए, क्या जो महायुति की पार्टीज हैं उनका स्ट्राइक रेट, उनकी सीट वो मैटर करेगी या फिर कोई ऑल्टरनेट फॉर्मूला निकलेगा? देखिए, ऐसा कोई फार्मूला वगैरह कोई तय नहीं हुआ है, और स्ट्राइक रेट हमारा सबका अच्छा ही रहने वाला है, इसलिए स्ट्राइक रेट वगैरह ये फार्मूला नहीं होगा। तीनों लोग मिलकर बैठेंगे और उसके आधार पर ये निर्णय करेंगे। तो इसलिए ये जो अलग अलग प्रकार की थियरीज आ रही है, स्ट्राइक रेट की थियरी, इसकी थियरी, ये सारी थियरी में कोई दम नहीं है। एक चर्चा बहुत गर्म है देवेंद्र जी, आप आ गए हैं तो बहुत सारी चीज़ें खुल के आ रही हैं कि इस बार देवेंद्र जी के सामने चर्चा है, अब आप बताइएगा, कि कुछ बहुत बड़ा ऑफर है, अगर महायुति जीती तो दिल्ली में कुछ बड़ी चीज़ उनका इंतज़ार कर रही है। देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जिस समय दिल्ली के पत्रकारों के पास कोई खबर नहीं होती तो ऐसी खबर तैयार कर देते हैं कि ये फलाना आदमी आएगा, ये अध्यक्ष बनेगा, ये कुछ बनेगा। देखिए, ऐसा होता नहीं है, कोई ऐसी ऑफ़र भी नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जिसमें व्यक्ति अपना फैसला नहीं करता, नेता अपना फैसला नहीं करता, अपने जो बड़े नेता होते हैं, अपना जो पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है वो मिलकर फैसला करता है। तो मेरे लिए तो ये बात पक्की है, क्योंकि आपका आगे प्रश्न आने वाला है तो अभी जवाब दे देता हूँ कि मेरी पार्टी मुझे दिल्ली जाने को कहेगी, दिल्ली रहूँगा, मुंबई जाने को कहेगी तो मुंबई रहूँगा, और मेरी पार्टी ने कहा कि देवेंद्र जी अभी आप बहुत हो गया, अब आपकी उपयोगिता नहीं है, आप घर जाओ, तो घर चला जाऊँगा। देखिए, अब देवेंद्र जी के मन की बात क्या है? यही मन की बात है, दूसरी कोई मन की बात ही नहीं है, यही मन की बात है। क्या जो पार्टी कहेगी वो करना है। क्या दिल्ली दूर है, महाराष्ट्र में मन है? देखिए, अब तो ये बात साफ है कि देवेंद्र फडणवीस अपने मन से नहीं चलता, पार्टी के मन से चलता है। इसीलिए पार्टी ने जिस समय कहा कि आपको उप मुख्यमंत्री बनना है, तो 5 साल मुख्यमंत्री रहने वाला देवेंद्र फडणवीस 1 मिनट भी हिचकिचाया नहीं, उप मुख्यमंत्री बन गया। तो इसलिए हमारे लिए हमारा वजूद नहीं है, क्योंकि हम ये जानते हैं मेरा वजूद मेरी पार्टी के कारण है। मेरी पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया, इसलिए मैं मुख्यमंत्री बना। मैं कोई टैग लेकर पैदा तो नहीं हुआ था, या कोई ऐसा राजपत्र लेकर तैयार नहीं हुआ था कि इनके बाद इनका नंबर है इसलिए ये मुख्यमंत्री बनेंगे। मेरी पार्टी ने मुझे अवसर दिया तो मैं मुख्यमंत्री बना। इसलिए मुझे लगता है कि जो फैसला करेगी पार्टी वो फैसला मंजूर करूँ। लेकिन देखिए, इसके लिए तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार ताली हो। जिस तरीके से आपने अपनी पार्टी का जो उनका स्टैंड था वो एक्सेप्ट किया, लेकिन एक स्टेटमेंट अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे याद आ रहा है, आपने कहा था कि जब ये फैसला हुआ तो मुझे भी थोड़ा झटका लगा था और थोड़ा सा हैरानी हुई थी, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ मन कहाँ पर लगेगा? नहीं, देखिए, हैरानी क्यों हुई थी, क्योंकि जिस समय सरकार बन रही थी उस समय मेरे नेताओं से मैंने चर्चा की थी कि चूंकि मैं 5 साल मुख्यमंत्री रहा हूँ और ये तय था कि शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो मुझे सरकार से बाहर रखिए, क्योंकि लोगों को ये लगेगा कि आदमी कितना लालची है, ये तो सत्ता के बिना रह ही नहीं सकता, 5 साल मुख्यमंत्री रहा, अब मंत्री बन रहा है, उप मुख्यमंत्री बन रहा है, तो मुझे बाहर रखिए। तो ये बात पहले मेरे नेताओं ने हाँ कही थी, मेरे नेताओं ने उसको मान्यता दी थी। इसीलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिंदे जी का नाम घोषित किया और मैंने कहा मैं सरकार से बाहर रहूँगा, मैं पार्टी का काम करूँगा और सरकार को पूरी मदद करूँगा। लेकिन उसके बाद पार्टी ने ये सोचा कि भाई मेरी ज़रूरत है अंदर ये सरकार चलाने के लिए, तो पार्टी ने जब मुझे कहा
तो थोड़ा झटका इसीलिए लगा कि अरे ये तो तय हो गया था कि मैं बाहर रहूँगा, अब पार्टी कहती है। लेकिन मैंने 1 मिनट भी सोचा नहीं, मैंने प्रतिवाद नहीं किया। मैंने कहा ठीक है, जो आप कहते हैं मैं करूँगा। इस विषय में मैं आप इस चैप्टर को क्लोज कर रहा हूँ। एक लास्ट सवाल इस विषय पर, चाहे वो शंकर चौहान हो या नारायण राणे हो, मुख्यमंत्री बनने के बाद ये कैबिनेट में गए, इसीलिए मन में सवाल आता है कि क्या एक ऑप्शन देवेंद्र जी के लिए वहां पर है? जी जी, मैं समझा नहीं। चाहे वो शंकर चौहान हो या नारायण राणे हो, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के बाद वो केंद्र में कैबिनेट में आते हैं और इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्या ये ऑप्शन है एक आपके सामने? देखिए, मेरी उपयोगिता जहाँ पर मेरी पार्टी समझेगी वहाँ मुझे ले जाएगी, जो काम देगी। देखिए, देवेंद्र फडणवीस ने जो काम स्वीकारा, आप देख लीजिए, मेरा इतिहास निकाल कर देखिए। अब मैं तो विधानसभा में 25 साल पूरा कर रहा हूँ, मेरा इतिहास निकाल कर देखिए, जो रोल मुझे दिया, जो रोल मैंने पूरा न्याय किया। मैं अपने आप को झोंक देता हूँ, इसलिए जो काम कहेंगे, दिल्ली, मुंबई, नागपुर, घर जाओ, हर चीज़ में पूरी जान झोंक देना, ये मेरा काम है। अब क्योंकि पुरानी बातें छिड़ गई हैं तो एक स्टेटमेंट मुझे आपका याद आ रहा है। आपने कहा कि शरद पवार और एनसीपी आपके संपर्क में थे लोकसभा चुनाव के दौरान। क्या हुआ था वो वाकया? विधानसभा चुनाव में, हाँ, पिछले विधानसभा में। देखिए, अभी ये तो क्या है, ये सारी चीज़ें पुरानी हो गई, थोड़ा छोड़ कहानी दीजिए। बता दीजिए एक बार। नहीं, ऐसा है कि जब नई सरकार बनने का वक्त आया और ये ध्यान में आया कि उद्धव जी को कुर्सी बुला रही है और उद्धव जी हमारे साथ नहीं आएंगे, ऐसे समय एनसीपी से कोई प्रस्ताव हमारे पास आया था, तो हमने उस पर विचार किया और हमने कहा कि चलो, राजनीति में तो जिंदा रहना पड़ता है। अगर उद्धव जी हमारे साथ इस प्रकार से बर्ताव कर रहे हैं तो इनके प्रस्ताव पर विचार करें। तो इसलिए फिर हमारी कुछ मीटिंगें हुई, शरद पवार जी के साथ हुई, ये तय हुआ हम मिलकर सरकार तैयार करेंगे। हमने सारे निर्णय ले लिए और निर्णय लेने के बाद जब बस शपथ लेंगे ऐसी परिस्थिति आई तो शरद पवार जी पीछे हट गए और उन्होंने अपना फैसला बदल लिया। उन्होंने फैसला बदला, लेकिन अजीत दादा हमारे साथ आए और हम लोगों ने वो जो आपने दिखाया 72 घंटे की शपथ, ये उस समय हमने ली थी। तो काफ़ी लंबा वाकया है, अब छोड़ दीजिए, पास्ट इज पास्ट। मैं इस प्रेजेंट की बात कर लेता हूँ। इस बार चर्चा है कि उद्धव जी की फडणवीस जी से मुलाकात हुई, संजय राउत जी की दिल्ली में अमित शाह जी से मुलाकात हुई, पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। क्या ये सब बातें सही हैं? अरे अभी तो आपको इतनी खबर आई है, कुछ दिनों के बाद खबर आएगी कि मेरी ट्रम्प के साथ भी मुलाकात हुई और उनको भी चुनकर लाने के लिए मैं ही प्रयास कर रहा हूँ। आप छोड़ दीजिए, खबरें कुछ भी बनती है। देवेंद्र जी, जो आरोप लगते हैं उनमें से एक बड़ा आरोप यह है कि यहाँ के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो गुजरात की तरफ जा रहे हैं। 4 बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के नाम हैं, आपको बेहतर पता होगा। और जो डेवलपमेंट का काम होता है वो काम आगे नहीं बढ़ रहा है, वो काम गुजरात की तरफ जा रहा है। इसके बाद मैं आपसे एक और चीज़ पूछूंगा इसमें। देखिए, हमारे जो विरोधी लोग हैं ना, गुजरात को ज़रूरत ही नहीं, उनको कोई पब्लिसिटी की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे जो विरोधी है वही गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर है, वही रोज़ गुजरात की तारीफ करते हैं। मैं एक छोटा सवाल पूछता हूँ कि देश में जितना विदेशी निवेश आया उसका 52% महाराष्ट्र में आया। नहीं, लेकिन इसका एक काउंटर भी है देवेंद्र जी। नहीं, हाँ। बात पूरा सुन लीजिए। Sure. 52% महाराष्ट्र में आया और हमारे बात के जो है ना, गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, सबको एक साथ मिला दीजिए, उससे ज़्यादा निवेश हमारे पास आया है। इंडस्ट्रीज की अगर आप बात करें, देखिए एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, सब लोग प्रयास करते हैं, तो 10 इंडस्ट्री हमारे आएगी तो 2 इंडस्ट्री उनके पास भी जाएगी। अब टोयोटा हमारे पास आ गया, अब अलग अलग प्रकार की सारी जो कार कंपनीज है वो हमारे पास आ गई, उनके पास नहीं गई, कोई एक आधी उनके पास भी चली गई होगी। लेकिन आज देश में सबसे ज़्यादा निवेश महाराष्ट्र में, देश का स्टार्टअप कैपिटल महाराष्ट्र, देश के सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न महाराष्ट्र में, देश में सबसे ज़्यादा डेटा सेंटर महाराष्ट्र में, देश का डेटा सेंटर कैपिटल महाराष्ट्र बन गया। 65% डेटा सेंटर कैपेसिटी हमारी, देश का सबसे बड़ा पोर्ट महाराष्ट्र में, जो देश का अभी सबसे बड़ा पोर्ट है JNPT, उससे 3 गुना बड़ा पोर्ट अभी वाड़वड़ में हम तैयार कर रहे हैं। तो मुझे यह लगता है ये सारी चीज़ें हमने की हुई है, लेकिन एक नरेटिव फैलाने की दृष्टि से हमारे विरोधी महाराष्ट्र को बदनाम करते हैं
और रोज गुजरात का गुणगान गाते हैं, उनको गुजरात का गुणगान गाने दीजिए। महाराष्ट्र को कोई रोक नहीं सकता। महाराष्ट्र नंबर 1 था, है और रहेगा। मेरा इशारा था उद्धव जी का ये कहना कि जो धारावी रीडेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है वो अडानी को दिया गया है और अगर उनकी सरकार बनेगी तो ये कैंसिल कर देंगे। देखिए, पहली बात तो उनका ये जो स्टेटमेंट है ना, इसके 2 चीज़ें हैं। पहले तो उनकी सरकार आने वाली नहीं है, ये बात पक्की। दूसरा मेरे मन में कोई शक नहीं है कि उनकी सरकार आ गई तो उसको कैंसिल करेगी, क्योंकि जब वो 2019 में सरकार में आए, कोस्टल रोड रोक दिया, ट्रांस हार्बर लिंक रोक दी, मेट्रो रोक दिया, बुलेट ट्रेन रोक दिया, वाडवंड पोर्ट रोक दिया, जलयुक्त शिवार रोक दिया। तो उनको रोकने का शौक है। देखिए, एक अपना शौक होता है, हमको काम करने का शौक है, डेवलपमेंट का शौक है, उनको रोकने का शौक है, तो वो जरूर रोके। लेकिन देखिए, इनका दोगला चेहरा मैं सामने लाना चाहता हूँ। ये बात करते हैं, एक तो पहली बात ये है, धारावी अडानी की कंपनी को नहीं गया है, डीआरपी को गया है। जिस डीआरपी में हमारी हिस्सेदारी है, महाराष्ट्र सरकार की हिस्सेदारी है, ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, इसमें महाराष्ट्र सरकार की हिस्सेदारी है। दूसरा, ये जो टेंडर हुआ, इस टेंडर की सारी कंडीशंस उद्धव ठाकरे जी की कैबिनेट ने मंजूर की हुई है, सारी कंडीशन। ये टेंडर कैसा निकले, इसमें क्या सारी चीज़ें रहे। हमने तो क्या किया, हमने आने के बाद एक ही निर्णय इसमें किया कि उन्होंने इस टेंडर में टीडीआर की कीमत पर कैप नहीं रखी थी। तो होता ये था कि जो भी सक्सेसफुल बिडर होता वो मुंबई के टीडीआर का मालिक होता और उस टीडीआर को पूरे तरीके से वो मोनोपोलाइज करता। हमने टीडीआर में कैपिंग कर दी और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर टीडीआर डाल दिया। तो उसके कारण अब इसमें कोई भी टीडीआर का मालिक नहीं बन सकता और मार्केट को मोनोपोलाइज नहीं कर सकता। तो मैं ऐसा मानता हूँ, इनका दोगला चेहरा है। इनको लोगों को अटकाने में, भटकाने में और लटकाने में ही मज़ा आता है। धारावी के लोगों को इनको घर देना ही नहीं है। इनको हमेशा लोगों को उसी व्यवस्था में रखना है, उसी गंदगी में रखना है, उसी प्रकार से नर्क की यातनाएं भोगने के लिए रखना है और केवल अपनी रोटियां सेकनी है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, धारावी बनेगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, गरीब आदमी को घर मिलेगा, अच्छा घर मिलेगा और उसके जीवन में परिवर्तन हम लाकर दिखाएंगे। आप जो बता रहे हैं, उद्धव ठाकरे ये कहते हैं कि सिर्फ अडानी को प्रॉफिट देने के लिए, उनका मुनाफा बढ़ाने के लिए ये प्रोजेक्ट दिया गया है और धारावी का इससे कुछ नहीं होने वाला है। आप धारावी के लोगों को क्या एश्योरेंस देंगे टीवी9 के माध्यम से? धारावी के लोगों का हमारे ऊपर विश्वास है। आज भी धारावी के लोगों का पूरा समर्थन और सपोर्ट इस प्रोजेक्ट को है। ये उद्धव जी की आदत है। अगर उनकी सरकार आती ना तो वही अडानी जी का गुणगान गाते। मैं आपको सच बता रहा हूँ। देखिए, हमारे यहाँ पर देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी आने वाली थी। उस रिफाइनरी को उद्धव जी ने विरोध किया, उसको कैंसिल करने लगाया, उसको रोकने लगाया और जब खुद सरकार में आए तो केंद्र सरकार को लेटर लिख दिया कि रिफाइनरी तैयार कीजिए। तो ये उनकी आदत है। अगर वो सरकार में होते और धारावी का प्रोजेक्ट अगर अडानी के पास जाता या इस प्रकार से अगर उसमें सक्सेसफुल बिल्डर अडानी होता तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। क्या उनके काल में अडानी कंपनी ने कोई काम नहीं किया है महाराष्ट्र में? देख लीजिए कितने काम उनके कालों में मिले। तब तो चलते थे अडानी। अरे भाई, हमको क्या है, हमको अडानी रहे, ए रहे, बी रहे, सी रहे, जो सक्सेसफुल बिल्डर है उसको काम देना है। ये कहा जाता है आपकी तरफ से कि उद्धव ठाकरे ने अपने वैल्यूज और अपनी आइडियोलॉजी को कॉम्प्रोमाइज किया कांग्रेस के साथ जाकर, शरद पवार के साथ जाकर। वो कहते हैं कि अजीत पवार के साथ जाकर आपने भी अपने वैल्यूज और अपनी आइडियोलॉजी को कॉम्प्रोमाइज किया। देखिए, अजीत पवार हमारे साथ आने के बाद हम लोग हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे को जनाब बाला साहब ठाकरे नहीं बोलते, लेकिन वो शरद पवार जी के साथ और कांग्रेस के साथ चले गए तो उन्होंने हिंदू हृदय सम्राट बोलना छोड़ दिया, जनाब बाला साहब ठाकरे बोलना चालू कर दिया, उर्दू में कैलेंडर छापना चालू कर दिया। उन्होंने, आपने देखा होगा,
बाकी तो छोड़ दीजिए जी, बाकी सब चल सकता है, लेकिन उनके कैंपेन में पाकिस्तान के झंडे दिखे। भाई ठीक है, हरा झंडा भी मैं समझ सकता हूँ, पाकिस्तान के झंडे दिखे, हमारे इसमें तो नहीं दिखे। तो देखिए, कोई किसी के साथ जाए, सवाल ये होता है कौन किसके रंग में रंगता है। अजित पवार जी हमारे रंग में रंग गए और उद्धव ठाकरे जी शरद पवार और कांग्रेस के रंग में रंग गए। नहीं, लेकिन वो आपके पुराने रंग का जिक्र करते हैं और बोलते हैं कि आपने कहा था चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग, 70,000 करोड़ का इरिगेशन स्कैम, और अब आप उनके साथ हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो स्कैम हमने निकाला था, इसके अंदर करीब करीब 23 एफआईआर हुए, कई अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हुई, कई अधिकारी जेल में गए, कई के ऊपर केसेस चल रहे हैं। तो एक बड़ा उसका लंबा ये रहा है। तो ये तो स्कैम हुआ था। अब ये ज़रूर था कि उस समय हमने अजित पवार जी पर भी आरोप लगाया था, क्योंकि वो मिनिस्टर थे, मिनिस्टर के रूप में उनकी जिम्मेदारी थी, इसलिए हमने उन पर आरोप लगाया था। तो हमने कोई गलत बात नहीं की थी, मिनिस्टर की तो जिम्मेदारी होती है। लेकिन अब 10, 11, 12 साल उसमें निकल गए, सारी तफ्तीश हो गई, जिनके ऊपर सज़ा मिलनी है उनके ऊपर सज़ा भी मिल गई। अब मैं तो ये समझ नहीं सकता हूँ कि 2.5 साल तो अजित दादा के साथ ये बैठे हुए थे गले में गला डाल के, अब उनसे दूर चले गए तो ये खफा हो गए और उनके ऊपर बोलना चालू हो गया। तो आप क्या अजीत दादा को ईमानदार नेता मानते हैं? देखिए, मैं कौन सर्टिफिकेट बांटने वाला हूँ? मेरे पास थोड़ी सर्टिफिकेट पड़े हुए हैं, ये ईमानदार ये बेईमान, मेरे पास नहीं है। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ एक डिपार्टमेंट की जिसको लेकर बहुत चिंता है, और वो है लॉ एंड ऑर्डर। जी। अभी बाबा सिद्दीकी जी हमने देखा क्या हुआ, उसके अलावा बदलापुर में हमने देखा क्या हुआ। अगर एनसीआरबी का डेटा देखें तो क्राइम अगेंस्ट विमेन में नंबर 2 पर यूपी के बाद। क्या ये सारी चीज़ें आपको लगता नहीं है ये सारी चीज़ें सॉर्ट करना बहुत ज़रूरी है, खासकर तब जब एक बहुत बड़ा महिला वोट बैंक आपकी तरफ देख रहा है और लोकसभा में उनकी वोटिंग कम हुई थी इस बार? देखिए, पहली बात तो यह है कि कोई भी घटना होती है तो वो सीरियस ही है, और ये स्टेट की जिम्मेदारी भी है कि ऐसी घटनाएं न हो, और अगर घटनाएं होती है तो उसमें न्याय मिले। लेकिन हर चीज़ स्टैटिस्टिक्स से अगर हम देखें तो उसका जवाब भी होता है, और इसलिए चूंकि आपने स्टैटिस्टिक्स की बात कही है तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि एनसीआरबी का डेटा ये पढ़ने की एक पद्धति है, और वो पद्धति क्या है? एनसीआरबी में पर लाख पॉपुलेशन के पीछे कितना क्राइम होता है, ऐसा वो पढ़ा जाता है। तो एब्सोल्यूट क्राइम में आपको नंबर महाराष्ट्र का बड़ा दिखेगा, क्योंकि देश का 2 नंबर का सबसे बड़ा राज्य है, 12 करोड़ की यहाँ की पॉपुलेशन है। आप 15 लाख के गोवा के साथ इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। लेकिन 1 लाख लोगों के पीछे महाराष्ट्र में क्राइम अगेंस्ट वुमेन कितना क्राइम होता है, अगर देखें, महाराष्ट्र 17th नंबर पे, 17वें। हालांकि 17वें नंबर पे, इसके लिए मैं बहुत कोई उसकी तारीफ नहीं करूंगा, क्योंकि क्राइम तो हो रहा है, उसको कैसे रोका जाए। लेकिन आप अगर देखेंगे, वापस मैं बोलता हूं, स्टैटिस्टिकली नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर आप उद्धव ठाकरे जी जब चीफ मिनिस्टर थे उस कार्यकाल को 2.5 साल वो देखे, कोविड के समय भी क्राइम अगेंस्ट वुमेन में स्पाइक हुआ है। पॉक्सो के केसेस में तो 3 गुना 4 गुना स्पाइक हुआ है। उसके बाद हमारी सरकार आने के बाद वो धीरे धीरे नीचे आया है। देखिए, सवाल ये नहीं है कि किसके इसमें कितने केसेस हुए, सवाल ये है कि ऐसी केसेस न हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, और अगर केस होती है तो हम कितनी तेजी के साथ आरोपियों को पकड़ते हैं, कितनी तेजी के साथ हम ऐसी केसेस को निर्गति की ओर, यानी जो आरोपी है उसको सजा हो, इसकी ओर कितनी तेजी के साथ जाते हैं। तो मैं ये बता सकता हूँ कि 2022 में क्राइम अगेंस्ट विमेन, इसमें हमारी चार्जशीट जो 2 महीने में 60 डेज में जानी चाहिए, इसका प्रमाण करीब 55% था, अब उसको 92% पर हमने लाया, 92% पर। और बहुत बड़े पैमाने पर चीज़ें हमने की है विमेन सेफ्टी के लिए। मैं एक बार तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। ये जो 92% बताया, ये पहली शुरुआत होती है और सबसे इंपॉर्टेंट शुरुआत होती है। जोरदार जरा एक बार ताली बजाइए इसके लिए। और विमेन सेफ्टी के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हमने शुरू किए। स्पेशली देखिए, हमारे ध्यान में आया कि स्कूलों में
कई मोलेस्टेशन के प्रकरण सामने आ रहे हैं दुर्दैव से। देखिए, शिक्षक तो भगवान की तरह होता है, लेकिन कुछ स्कूलों में शिक्षकों के माध्यम से, कुछ स्कूलों में स्टाफ के माध्यम से ऐसे प्रकरण हमको दिखाई पड़े। अब हम लोगों ने लेट द चिल्ड्रन स्पीक अप, वो बोले, इसलिए हम लोगों ने व्यवस्था की है कि जो महिला पुलिसकर्मी है वो स्कूलों में जाए, बच्चों के साथ अलग से बात करे, उनको कॉन्फिडेंस दे, अगर उनको कोई तकलीफ देता है तो बच्चियाँ उस बारे में बताए, ऐसी चीज़ें शुरू किए। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि घटनाएं तो घटनी नहीं चाहिए, पर घटनाएं घटने के बाद अगर वो दबा दी जाए तो ये उससे भी खराब है। इसलिए ऐसी घटनाएं बाहर आकर उन घटनाओं के ऊपर कार्रवाई होना ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप यहाँ पर हैं और हम बहुत सारे इश्यूज पर एकदम क्रिस्टल क्लियर चीज़ें सुन रहे हैं आपसे। एक और इशू, और उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, चाहे वो उद्धव ठाकरे हों, चाहे चुनाव के नतीजे हों, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, लेकिन फायरिंग रेंज पर आप क्यों रहते हैं हमेशा? देखिए, क्या है कि सभी को ये पता है कि सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है और बीजेपी का नेता मैं हूँ, तो इसलिए लोगों को लगता है कि बीजेपी को कमज़ोर करेंगे तो ये अलायंस कमज़ोर होगा, इसलिए सब लोग मेरे ऊपर गोली दागते हैं। लेकिन देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि ये अभिमन्यु की तरह मुझे घेरना चाहते हैं, लेकिन मैं तो आधुनिक अभिमन्यु हूँ, मुझे चक्रव्यूह तोड़ना आता है, मैं तोड़कर बाहर आऊँगा। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मराठा आंदोलन पर क्या आपको दिखाई दे रहा है, क्या स्टेटस है? देखिए, मराठा आंदोलन जो चल रहा है, इसमें ये आंदोलन शुरू कब हुआ? ये आंदोलन 1980 में शुरू हुआ। 1982 में जो एक यहाँ पर अन्ना साहब पाटिल करके विधायक हुआ करते थे, उन्होंने उस समय के कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर को कहा कि आप 3 दिन में अगर मराठा समाज को आरक्षण नहीं दोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगा। उन्होंने नहीं दिया तो इन्होंने अपने आप को गोली मार ली। तब से लेकर 2014 में हमारी सरकार आने तक मराठा समाज के कई लोगों ने आंदोलन किए। पवार साहब 4 बार मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस के दर्जनों मुख्यमंत्री बने, किसी ने मराठा समाज को आरक्षण नहीं दिया। मैं मुख्यमंत्री बना, मैंने मराठा समाज को आरक्षण दिया। मैं जब तक मुख्यमंत्री था, हम हाईकोर्ट में जीते, सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे देने से इनकार किया, फिर वापस एमवीए की गवर्नमेंट आई, मराठा आरक्षण रद्द हो गया। फिर हमारी सरकार आई, शिंदे जी की सरकार में हमने मराठा आरक्षण वापस दिया। शिंदे जी की सरकार में दिया हुआ मराठा आरक्षण अभी भी जारी है। महाराष्ट्र में मराठा समाज को 10% आरक्षण है। अभी जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनका कहना है कि हमको वो आरक्षण नहीं चाहिए, हमको ओबीसी में आरक्षण चाहिए, मराठा समाज को ओबीसी में दीजिए। मैंने उनको इतना ही कहा है कि भाई आप कहते हो ना, तो शरद पवार जी से, उद्धव ठाकरे जी से और कांग्रेस से लिखवा लो कि उनकी सरकार आने के बाद वो मराठा समाज को ओबीसी में आरक्षण देने के लिए तैयार है, आप उनको समर्थन दे दो। आप कितने कॉन्फिडेंट है कि इस मामले पे अदालत इसको अप्रूव कर देगी? देखिए, अभी तक तो अदालत ने उसको स्ट्राइक डाउन नहीं किया है। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, ये मनोज जरांगे जी आपके इतने खिलाफ क्यों हैं? देखिए, ये तो आपने उनको पूछना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें मेरे अख्तियार में भी नहीं है, जो चीज़ें मेरे साथ भी नहीं, जो डिपार्टमेंट भी मेरे पास नहीं, उसके लिए वो मुझे ही दोषी ठहराते हैं, मेरे ऊपर बोलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि मेरे ऊपर बोलने से उनको फायदा होगा या किसी और को फायदा होगा। नहीं तो फिर एकनाथ जी के ऊपर बोलने से फायदा नहीं होगा? ऐसा उनको लगता है, शायद ऐसा उनको लगता है। तो एक बार उनको ही पूछ लीजिए ना, मेरे ऊपर क्यों बोलते हैं। मैं एक बहुत परेशान करने वाले इशू पे आपसे एक क्लैरिटी लेना चाहूँगा, और वो इशू है, आप विदर्भ से आते हैं, गडकरी साहब विदर्भ से आते हैं, नाना पटोले जी विदर्भ से आते हैं। किसानों का सुसाइड, आंकड़ों में मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन इसका कोई क्योर नहीं है क्या? क्योंकि जिस तरीके से, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और ये मेरा पर्सनल एग्जांपल है। एक सरपंच है, मैंने उनको फ़ोन किया, हमारे पास एक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में था कि 50-50 हज़ार के लिए 3 किसानों ने सुसाइड कर लिया। वो बेसिकली सरकारी लोन था। मैं उन सरपंच से संपर्क में हूँ आज भी। आप सोचिए उन्होंने मुझसे क्या मांगा? पैसे नहीं, एम्बुलेंस। उन्होंने कहा कि आप एम्बुलेंस दे दीजिए, यहाँ पर अक्सर ऐसे केसेस होते रहते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं?
कि पहली बात तो यह है कि एक भी किसान आत्महत्या करता है तो स्टेट के लिए शर्मनाक है, लेकिन किसानों की आत्महत्या का यह सिलसिला, यह इसको गलत शब्द है लेकिन विरासत कहिए, ये विरासत कांग्रेस ने दी हुई विरासत है। आज तो आंकड़ों में नहीं जाना चाहिए, पहले ज़्यादा थे अब कम हुए, मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन इसका एक प्रमुख कारण ये था कि विदर्भ में खेती किसानी ये केवल बारिश के ऊपर निर्भर थी या इरिगेशन नहीं था। 5 साल में हमारी सरकार ने विदर्भ में करीब करीब 25,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स किए हैं और अब धीरे धीरे सारे इलाकों में पानी आ रहा है, क्योंकि आप जानते हैं इरिगेशन का एक प्रोजेक्ट कम से कम 7 साल लेता है, 6 साल लेता है बड़ा प्रोजेक्ट। और मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का भी आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने हमको मदद की, उन्होंने हमको पैसा दिया। विदर्भ के 90 प्रोजेक्ट हम लोगों ने 5 साल में कंप्लीट किए और करीब 25 प्रोजेक्ट ये 75-80% तक हमने लाए। और सबसे बड़ी बात, विदर्भ के किसानों के लिए सबसे बड़ा वरदान था जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, जो वैनगंगा से नलगंगा तक 550 किलोमीटर रिवर लिंकिंग करना है, 62 टीएमसी पानी, उसको सारी उसमें की अड़चनें मैंने दूर की और उसका टेंडर अभी हमने निकाला है। और ये जब काम होगा तो विदर्भ के पूरे अकालग्रस्त इलाकों से ये नदी जाएगी, 10 लाख एकड़ जमीन सिंचाई के नीचे आएगी, विदर्भ पूरे तरीके से सुजलाम सुफलाम होगा। 80,000 करोड़ रुपया हम इसके ऊपर खर्चा कर रहे हैं। देश का एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसकी शुरुआत हमने कर दी है। हम चाहते हैं ऐसा हो। अब मेरा एक आखिरी सवाल, यहाँ पे एवी में हमने आपको दिखाया था वाजपेयी जी के साथ, आप बड़े छोटे से थे उसमें। वाजपेयी जी एक बात कहते थे कि पॉलिटिक्स में परमानेंट फ्रेंड्स और परमानेंट एनिमीज नहीं होते हैं। अगर उद्धव ठाकरे आपके पास आके बोलें कि मैं दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूं तो आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो उनको पूछना चाहिए आपने, मैं क्या बोलूँ। उन्होंने तो बोल दिया ना हस्ती मिटाएंगे मेरी हस्ती मिटाने वाला कोई मेरे से आकर हाथ मिलाएगा क्या? मतलब आपको मंजूर नहीं है? नहीं, मंजूर का देखिए, पहली बात यह है कि राजनीति में अगर और मगर इसकी कोई जगह ही नहीं होती है। वो फैक्ट इज फैक्ट, उस समय क्या होता है इसके ऊपर परिस्थितियां निर्भर करती है, इसलिए अगर और मगर का जवाब राजनीति में देना ही नहीं चाहिए। देवेंद्र जी, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे फिर से बातचीत होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।